अस्सलाम वालेकुम, शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर ये कि वो सरदार जी के थर्मस वाला केस यानी मखसूस नशिस्तों का केस वो 13 रुकनी आईनी बेंच के सामने फिक्स कर दिया है, जबकि आज जजेस सीनियरिटी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जज साहिबान की तरफ से रीजॉइंडर आया है और 82-84 के करीब पैराग्राफ पर मुश्तमिल रीजॉइंडर है और उसमें बहुत सारी बातें की गई हैं उनकी जानिब से। उसमें एक तरफ वही ख़त मुदाखलत का उसका हवाला और उनका मौक़िफ़ यही है कि ये सारी ट्रांसफ़र तबादले और सीनियरिटी उनको सज़ा देने के लिए ये सब कुछ फेडरेशन और एग्जीक्यूटिव ने किया है। जबकि उस केस के अंदर आज मुनीर मलिक साहब ने बतौर उन्हीं फाजिल जज साहिबान की तरफ से अपने दलाइल दिए, लेकिन अदालती वक्त जो है वो 11:30 बजे तक था आईनी बेंच के सामने, तो उसकी समाअत 7 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। तो ये दो बड़ी और अहम डेवलपमेंट और पेशरफ्त है, इस पे बात करेंगे। और जो फाजिल जज साहिबान हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने एक मरतबा फिर इस ख़त को बुनियाद बनाकर दरअसल मामला वही इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ऊपर ही डाला है, बल्कि उसमें उन्होंने एक प्रेस मिसाल भी दी है कि IB और FIA जो है वो उन्होंने एक जैसी दरख्वास्तें दी, उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर बड़ी तादाद में रेफरेंसेस आना शुरू हो गए थे। तो वो ये कह रहे हैं कि इन जज साहिबान को इंटिमिडेट करना था, इनको सज़ा देने के लिए ये सारा कुछ किया गया और ये सब अमल जो है वो बदनीति पर मबनी है। तो अपना जहांज़ेब अब्बासी साहब और तैयब बलोच साहब के साथ बात करेंगे। जहांज़ेब, फाजिल 5 जज साहिबान के फ़ैसले के ऊपर उनके जवाब पर तो ज़ाहिर बात करेंगे। मखसूस नशिस्तों का केस, ये आखिरकार जो है वो केस समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है रिव्यू, और 12 जुलाई 2024 में इसका फ़ैसला आया और फिर उसके बाद गर्मियों की छुट्टियां हुई, वजाहतें हुई, रिव्यूज़ नहीं लगे और फिर उसके बाद बहुत सारा हंगामा खेजी और 26वीं आईनी तरमीम आईनी बेंच और अब बिलाखिर जो है ये समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। तो एक बात तो बहरहाल हम कंटिन्यूसली अपने प्रोग्राम्स में इस बात का तो इजहार करते रहे हैं कि पार्लियामेंट नामुकम्मल है, तो इस केस को किसी साइड पे चाहे आप कोर्ट डिसाइड करे, लेकिन आप एटलीस्ट इसको डिसाइड ज़रूर कर दें ताकि ये हाउस मुकम्मल हो जाए। तो अब वो तमाम आईनी बेंच के जो नामज़द जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको इस बेंच में शामिल किया गया है, सिवाय 2 जजेस के, वो जिन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में इस केस को जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये बात आप तयक्कुन से कह सकते हैं या आपका अंदाज़ा है? नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं तयक्कुन से नहीं कह सकता क्योंकि 13 रुकनी बेंच था जी, मखसूस नशिस्तों वाला, तो 13 जज साहिबान आईनी बेंच के अंदर। मैं उसकी एक वजह जो मेरे जहन में आ रही है, अब वो 2 जज साहिबान नहीं हैं, ये ज़रूर है, लेकिन मुझे नहीं पता है, उन्होंने हो सकता है उन्होंने नीचे सुना हो इसलिए वो उनमें से किसी को शामिल नहीं किया। अच्छा, मैं इसकी रीज़निंग जो मुझे समझ आ रही है ना, कि जब आईनी बेंच में ये बात किसी न किसी स्टेज के ऊपर कही जाती रही जी के फुल कोर्ट बनाएं, तो उस पर गो के तहरीरी फ़ैसले की सूरत में ये बात सामने नहीं आई, लेकिन आईनी बेंच के जजेस जो हैं वो ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए ये बात ज़रूर कहते रहे हैं कि जो जजेस नामज़द हुए हैं अब इनको आप फुल कोर्ट ही समझें, यही फुल कोर्ट है। अच्छा, तो मैं इस अब आपने फुल कोर्ट की बात की है ना, फुल कोर्ट से जुड़ी हुई एक बहुत मज़े की कहानी और स्टोरी है। अच्छा, वो कल के AQS लाइव में जो है हम अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। सही। अच्छा, तो वो ज़रा मेरा फ़ोन दीजिएगा। अच्छा, तो अब इस मामले के ऊपर जो जजेस हैं, मैं अगर बेंच कंपोजिशन इस पे जो है वो साथ साथ पढ़ भी देता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो आईनी बेंच के सरबराह हैं वो हैं, इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, फिर उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस हाशिम खान काकड़, जस्टिस लाउद्दीन पंवर, जस्टिस आबिर फ़ारूक, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी।
तो ये 13 रुकनी बेंच है। और वो जजेस जो पहले जिन्होंने इस केस को सुना था, जो जजेस इसमें नहीं हैं, उनमें एक तो साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा, क्योंकि वो अब रिटायर हो चुके हैं, इसलिए वो नहीं हैं। 3 जजेस और इसमें नहीं हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी हैं। अब इन तीनों के बारे में आपको याद है कि जो पहली मीटिंग हुई थी जुडिशल कमीशन इजलास की जजेस आइनी बेंच के लिए जजेस नामजद करने की, तो उस पर यह तय हुआ था कि 26वीं तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले या उससे मुतासरा जजेस आइनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। इसलिए ये तीनों जजेस जो है वो बीच में से एक्सक्लूड कर दिए गए, आइनी बेंच में भी नहीं हैं। इसी तरीके से जस्टिस अतर मिनल्ला फेवरेट जज हैं तैयब बलोच साहब के, वो भी इस बेंच में नहीं हैं क्योंकि वो आइनी बेंच के लिए नामज़द नहीं हैं। जस्टिस शाहिद वहीद साहब नामज़द नहीं हैं, वो भी नहीं हैं। और जस्टिस इरफान सादत ख़ान हैं। तो ये 7 जजेस वो बनते हैं जो आइनी बेंच में, क्योंकि नामज़द नहीं, 6 क्योंकि काजी फ़ायद साहब तो रिटायर हो गए हैं, तो वो नामज़द नहीं हैं, तो वो इसलिए उनको शामिल नहीं किया गया। तो इरफान सादत खान साहब वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो उनको भी और यही वजह इसकी वजह जो है वो लीगल वजूहात। अब ये तो एक चीज़ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो हैं 1980 के, वो तो यही कहते हैं कि जो रिव्यू है वो सेम बेंच ही सुनता है जी। और अगर वो अवेलेबल ना हो, बस ऐसी सूरत के अंदर कोई जज रिटायर हो जाता है, कोई नहीं होता, तो फिर ये लाजमी नहीं है, ऑथर जज का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये है कि वो जो मेजॉरिटी जजमेंट है वो मंसूर अली शाह साहब ने लिखी है, ऑथर जज वो हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो आइनी तब्दीलियाँ हुई हैं जी, उसकी आइन की वजह से ये जज साहबान शामिल नहीं, इसमें कोई है इधर उधर की कोई कहानी नहीं है। और वो ये है कि अब 191A के बाद जो आइनी बेंच है वही 191-99 की जुरिस्डिक्शन से ऊपर आने वाली अपीलें 185(3) में जो फॉल करेंगी वो आइनी बेंच उसको सुनेगा। यहाँ पे तशरीह का मामला आएगा। तो यहाँ पे हाँ, ये आइन की तशरीह का मामला है उसके अंदर। और आपको याद होगा तो ये जो लीगल वजह है वो ये है। और उसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो रिव्यू फाइल किया था उसमें भी इस बात का इजहार किया था कि अब पार्लियामेंट ने एक कानून भी बना लिया है, इलेक्शन तरमीमी एक्ट में अब तब्दीली हो गई है कि कोई मेंबर जो एक मरतबा अपनी पार्टी वाबस्तगी का इजहार कागजात नामजदगी में कर दे तो वो दोबारा तब्दील जो है वो नहीं हो सकती, वो कंटिन्यूसली उसी पार्टी के साथ ही वाबस्तगी रहेगी। तो अदालती फ़ैसले पर अमल करें या कानून के ऊपर अमल करें, तो ये सवाल भी बजाते खुद एक तशरीह तलब सवाल है। सरदार जी का थर्मस। अच्छा, लेकिन सब मखसूस नशिस्तों का फैसला आप ये देखें ना। एक चीज़ तो आपने मिस ही कर दी। वो क्या? फैसल सिद्दीकी साहब आर्ग्यू करेंगे इस केस में। हाँ, फैसल सिद्दीकी साहब जो हैं वो मेरे इतलात के मुताबिक उन्होंने मुनीर मलिक साहब को फ़ोन किया, और क्योंकि वो इस वक्त लंदन में है, और उन्हें कहा कि जजेस केस जुमेरात तक खींच जाएँ क्योंकि फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो वो वापस आ जाएंगे, वो लंदन गए हुए हैं ना, तो इसलिए वो वापस आ जाएंगे। तो अच्छी बात है। फैसल सिद्दीकी साहब ज़ाहिर है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं और उनके खिलाफ फैसला हुआ था, और लेकिन उन्होंने कहा कि देखा सीटें लेके दी। ये अतर मिनल्ला साहब ने, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने ये फैसल सिद्दीकी साहब को कहा था कि अगर हम ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दे दें आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा। अब सलमान अकरम राजा को। और ये मखसूस नशिस्तों का जब फैसला महफूज हो रहा था, आखिरी बात यही हुई थी, और फिर उसके बाद पूरा फैसला वही आ गया। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये रिमार्क्स दिए। तो बहरहाल फाइल नहीं, वैसे तो और भी बहुत कुछ हुआ है इस केस के अंदर। जी जी, वो तो ये वही केस है जिसमें जस्टिस अतर साहब ने कहा था द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिटीशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 184 इज इलेक्शन इन जनरल इलेक्शन रिगिंग और ये वो। हाँ, तो बहरहाल अब इसमें ना सर सबसे अहम चीज़ ये है कि ये वही केस है ना, ये वही केस है ना कि जो मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो स्टे करके अमेरिका चले गए थे 1 महीने के लिए। और ये वही केस है जिसमें जब ये बात कही गई कि बहुत अहम पिटीशन पेंडिंग है, तो काजी फ़ायद ईसा साहब ने फिर देख के कहा था कि जब जमहूरियत आती है तो छुरियाँ निकाल लेते हैं, और अमरीत आती है तो फिर कुछ लोग वज़ीर बन जाते हैं। हाँ, वज़ीर का हलफ ले लेते हैं। तो सही है, बड़ा बेहतरीन जवाब दिया था काजी साहब ने जस्टिस अतर मिनल्ला को। तो अब मेन चीज़ ये है कि सर इसमें ना कि लग गया, बड़े अरसे बाद लगा, छुट्टियों पे चले गए, लग गए। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? अगर कोई जज, मतलब देखे ना, अगर जो पुराना बेंच था उसमें से कितने जज हैं
देखें उसमें से जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, जस्टिस नईम अफगान हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, जस्टिस हसन नज़र रिजवी हैं और नहीं वो तो नहीं है ना शायद नहीं, मैं जो पिछले बेंच में भी थे इस बेंच में भी हैं। तकरीबन यही जज बनते हैं, 5-6 जज बनते हैं। और इसमें सर कम्प्लिकेशन मेरा नहीं ख्याल, मतलब वो अक्सरियती फैसला देने वाले जज साहबान में से 5 जज हैं। इस पे एक इतराज नहीं 3 जज इतराज़ आ सकता है, लेकिन वो इतराज़ वक़्त नहीं रखेगा कि जी वो जो अब आप आथर जज वाली बात कर रहे हैं कि उसको होना चाहिए, लेकिन फिर आपने कि ख़ुद कॉन्स्टिट्यूशन का कमांड है ना कि 26वीं तरमीम के बाद और वो सारा कुछ कि ये मामला मैटर ही जाएगा जो है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में। फिर इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन सवालात हैं। एक तो इलेक्शन तरमीमी एक्ट हो गया, दूसरा 187 सही मंसूर अली शाह ने इस्तेमाल किया। मैं तो कहता हूँ कि ये अब ये बेंच इसको भी लाजमी देखे कि 187 जो है जाहिर है वो जजमेंट अंडर रिव्यू है, वो सारा कुछ ही देखेगा। हाँ, वो ताकत है, वो इख्तियार नहीं है। तो मंसूर अली शाह साहब ने इख्तियार, वो ताकत जो है वो उसको इख्तियार के दायरे में कैसे लेके आ गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी है। फिर इसमें 3 डिमेंशन है इस केस में, या 3 डिफरेंट ओपिनियंस आई थी। मेजॉरिटी ओपिनियन मंसूर अली शाह साहब की थी, फिर उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जिसमें आइन रीराइट कर दिया, आइन 3 दिन कहते हैं, इन्होंने 15 दिन। हाँ, वो जो थर्मोस के अंदर इन्होंने सारा को डाल दिया था, कुल्फियाँ और वो चाय, ठीक है, सरदार जी के मावरा आइन फैसला तख्लीक किया। फिर जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का अपना एक राय है और उन्होंने कहा कि डिस्पोज ऑफ मैटर को ये वो कर दिया था। और उसमें उन्होंने मंसूर अली शाह के इस फैसले पर ये कहा था कि ये मावरा आइन है और तरीके इंसाफ को रिलीफ देने के लिए जो है वो आइन की फ़लाँ शिकों को तोड़ के रिलीफ दिया गया, यानी आइन शिकनी भी इस फैसले से साबित हुई। ये 2 राय आ गई। तीसरी राय थी जस्टिस जमाल खान और जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब की, और वो भी उसमें जो है वो ये था कि जिन्होंने इब्तदा में PTI के सर्टिफिकेट्स वगैरह वो सारा कुछ सबमिट कराए थे ओरिजिनल, उनको वो एल हो सकते हैं। तो वो भी नहीं उसके अंदर ये था कि PTI एक रजिस्टर्ड इलेक्शन कमीशन में सियासी जमात तो है ना। हाँ, तो यूँ 3 है। तो अभी आज ये देखने हैं कि ये मामला अब किस सिमत जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें अब नई भी डिवेल्प होंगी, जिसमें इख्तियार के इस्तेमाल और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि इसमें जो है रोड़े अटकाए गए, इस केस को समात ना लगे। जब काजी फैज़ ईसा साहब ने मामले की अर्जेंसी को देखते हुए जजेस कमेटी का इजलास बुलाया था, उस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इख्तलाफ किया था कि नहीं जी हमें छुट्टियों पे जाना है, अदालतों को ताले लगा के वो छुट्टियों पे चले गए थे। फिर सर्दियां भी आ गई, फिर वो केस जो है वो, और ये नहीं, वो तो एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नीचे ये चीज़ थी कि अगर रिव्यू आता है तो वो 14 दिन के अंदर एक मरतबा उसकी हेयरिंग ज़रूर होगी। फिर इसमें एक और चीज़ आई, और वो चीज़ ये थी कि वो जो वजाहतें हैं, उन वजाहतों को हम कहाँ पे रखेंगे। एक तो आर्डर है, आर्डर पे तो चलो रिव्यू होगा, तो वो वजाहतें क्या कहीं वक़्त रखेंगी, नहीं रखेंगी। जिन वजाहतों में इन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक तलवार लटका दी गई थी कि वरना आपको संगीन नतैज बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और अब ये हल तलब होंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन सारी चीज़ों को देखेगा। तो 6 मई जो है ना वो खैर मैं मुबारकबाद। इसमें कोई जज साहबान उठ भी सकते हैं, देखिए बेंच टूट सकता है, फिर क्या होगा। इसमें आपने बड़ा अच्छा वो किया है पॉइंट नहीं, लेकिन वो किस बुनियाद पर उठेंगे। मैं सवाल तो ये है कि अगर सपोज करो जस्टिस आयशा मलिक कहे कि नहीं जी इसमें मंसूर अली शाह साहब तो है नहीं। कहाँ रूल्स हैं और कहाँ यार कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड है, खुदा का खौफ करें। आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड को पहले कौन सा फुलफिल किया गया? बात तो ये है ना, ये आप एक आइडियल बात कर रहे हैं। यहाँ पे यारियाँ दोस्तियाँ भी निभाई जाती हैं, तल्लुक वास्ते भी निभाए जाते हैं ना। नहीं ऐसे तो आप एलेज नहीं कर सकते। मैं एलेज नहीं कर रहा। चलो फिर हम देखेंगे। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह इन जजेस को हिदायत दे, आइन के मुताबिक ही चलें और आइन को ही मुकद्दम जाने, अपने हलफ को मुकद्दम जाने और ये दूसरी सिमत ना जाए। लेकिन यहाँ पे कोशिश की जाएगी। अब ये तो फैसला जज साहबान ने करना है कि वो किस सिमत चलते हैं, क्या। तो ये टाइमिंग का भी एक जिक्र हो रहा है ना कि जहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, शायद तैयब बलोच ने बात की थी, और उसके बाद ये, और फिर 27वीं तरमीम, और इस तरह ये टाइमिंग क्या लगती है? टाइमिंग पे मैं एक चीज़ ऐड कर लूँ फिर। लेकिन अभी तो फैसला होना है कि क्या होता है फैसला, ये मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो ऑथर जज का यहाँ पे ना होना
तो इस पे तो ये इख्तियार कि किस जज को आईनी बेंच के लिए नामजद करना है या नहीं करना है तो जुडिशल कमीशन ने ही तय करना है। जो जुडिशल कमीशन का इजलास होना है जून में जाके, क्योंकि जून तक तो एटलीस्ट जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ही आईनी बेंच के हेड के तौर के ऊपर चल रहे हैं। तो उसके बाद कहीं जाके फिर दोबारा डिस्कशन होनी है कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अब ऐड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, ये बात की बात है। नहीं, अगर शाह जी को ऐड करना है तो फिर आइन को दफन करना पड़ेगा। बात सीधी सी है। देखो मैं देखें, मैं लगी लिपटी की नहीं कह रहा। बात ये है कि जब मैंने नहीं कहा सर बातचीत हो जाए तो ये बातचीत, यही तो फिर मैं कह रहा हूँ कि दोस्तियाँ निभाई जाती हैं। जब ये तो फिर मैं कह रहा हूँ फिर तल्लुकात निभती हैं, फिर आइन नहीं निभता। बात ये है कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं क्या, ये मेरे तैयब बलोच की राय नहीं है, ना सिद्दीकी साहब ने कहा ना आपने कहा, यहाँ पे खुद सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि भाई तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए आइन शिकनी की गई है। तो अब जिस जज ने आइन शिकनी की, मुबैना तौर पे, चलो मैं फिर कह देता हूँ अपने आप को सिर्फ, जिसने की उसको फिर बिठाएंगे उस बेंच में या उस मामले पे, तो फिर तो यही है कि आपको आइन को दफनाना पड़ेगा। नहीं, ये तो कोई बात ना हुई। उस 8 जज साहबान में से कई जज जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस आयशा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, ये 3 जज साहबान तो हैं। वो मैं कह रहा हूँ वो उनका पॉइंट था, नहीं उनका पॉइंट था कि जस्टिस मंसूर अली शाह का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शामिल होना, वो मैं उस पे कह रहा हूँ कि अब वो हैं, अब वो तरीकाकार बदल गया है, तरीकाकार भी बदल गया है और शाह जी जो है उनसे आइन को खैर नहीं हो सकती, ये हकीकत है। इसी वजह से आइन को महफूज करना पड़ेगा, आइन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो अब अच्छा नहीं, इस केस के अंदर तो बहुत कुछ हुआ ना। आपको याद है कि इसका एक तारीखी पस मंज़र एक और भी है जो हमारे ज़राए से के मुताबिक है कि जब इसका फैसला जजमेंट रिजर्व हुई थी, हाँ ये चीज़, तो उस वक्त जो अक्सरियत थी वो दूसरी तरफ थी, लेकिन फिर जब उसमें वक्फा हुआ तो न जाने क्या हुआ, रातों को क्या हुआ, कौन किसके पास गया, कहाँ मीटिंग की, और फिर उसके बाद जो है वो जो एग्री हुआ था ड्राफ्ट उसको बदल के और ज़बरदस्ती कहा गया कि जनाब ये लें। आपको याद है हमारा ये फैसला है। और हक्का बक्का, अच्छा ये है तो ठीक है, फिर फॉरेन कॉलेज जारी हुई और फिर ये ठीक है, फिर आप ही खुद ही सुनाइएगा, फिर आप खुद ही सुना दें। बिल्कुल, इसका मतलब देखो आपने फिर भी लगी लिपटी बात कर दी है। बात सिंपल सी है कि चीज़ें हुई थी कि हमें ऐसा, सवाल यही था कि वो 3 जज क्यों तब्दील हुए, अच्छा, और कैसे हुए, किसने किए। अच्छा, बात ये है कि फ़ैसला हो गया था कि हमें जो है वो दरमियाना रास्ता रखना है कि ताकि मुश्तरका फ़ैसला हो, मैक्सिमम लोग जजेस उस पर इत्तफाक करें। फिर जब उसका ज़िम्मेदारी भी दे दी गई एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब को, और सही मंसूर अली शाह ने एग्री किया कि ठीक है यही कुछ होगा, यही पॉइंट्स होंगे, इन्हीं पॉइंट्स पे हमने जजमेंट देनी है। फिर रात गए, पता नहीं वो जजेस कॉलोनी में क्या कुछ ऐसा चला कि उसके बाद जो है वो फिर सारा मामला, यानी कि जिस पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने राय दी, जिन नुकात को इन्होंने लिखवाया कि ठीक है इन नुकात पे हमने जजमेंट देना है, तो फिर उसके बाद जो है वो जजमेंट टोटल डिफरेंट नुकात पे आ गई ना। तो ये तो मंसूर अली शाह साहब ने जो कमिटमेंट भी की बतौर सीनियर जज अपने चीफ जस्टिस के साथ, या वो उस कमिटमेंट से भी इनहराफ कर गए, ये एक चीज़ है। और दूसरा, अब चलो इस पे आप बाद में, दूसरा वो टाइमिंग वाला इशू है वो फिर रह जाएगा। वो एक राय ये दी जा रही है जैसे कि जो अली अमीन गंडापुर हैं, ये इससे जो है वो PTI अपनी जो है पार्टी वो ख़ुद नाराज़ है, बुशरा भी बहुत ज़्यादा इस पे जो है वो हैं, और यहाँ तक बात चल रही है कि शायद उनके ख़िलाफ़ कोई तरीक़े अदम एतमाद भी आ जाए। और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो बड़ी पिवटल हो जाएगी, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएंगी, और उसमें इसी वजह से टाइमिंग पे आप कह सकते हैं कि शायद इस वजह से। लेकिन मैं इस चीज़ को यूँ नहीं देखूँगा, मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो 14 रोज़ का आपने कहा कि 14 रोज़ में जिस नज़रसानी को फिक्स होना था, कॉन्स्टिट्यूशन का एक वो था, वो कानून के मुताबिक प्रैक्टिस, तो वो 14 रोज़ की बजाय अब शायद 1 साल ऑलमोस्ट होने को हो रहा है। तो इस वजह से वो टाइमिंग थोड़ी, मैं और फिर आइन तब्दील हो गया, फिर उसके बाद जजेस आइनी बेंच के अंदर पहले 7 हुए, फिर 8 हुए, फिर जो है वो उसके बाद बढ़ते गए, और फिर अब जाके जो है वो एक नंबर कंप्लीट हुआ है कि उसमें लगाया जाए। तो अब 13 रुकनी बेंच जो है वो उसने लगा दिया है। तो लेकिन देखते हैं कि उसमें होता क्या क्या कुछ है। ये इसमें भी इत्तेफाक नहीं होगा, ये भी डिवाइड होगा।
हाँ जाहिर है इख्तलाफ राय होता है, इख्तलाफी फैसले आते हैं, उसमें तो कोई नहीं है, लेकिन फैसला वही होगा कि बाय मेजॉरिटी रिव्यू एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। तो अच्छा और फिर ये देखना है कि कौन सा रिव्यू, क्योंकि मुख्तलिफ सेट ऑफ वो है ना, मेजॉरिटी होगा ना मेन। आज आया वो अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस नईम अफगान का जो जजमेंट है जिसके अंदर उन्होंने आउटराइटली डिसमिस की थी पिटिशंस, वो एक्सेप्ट होता है या और तरफ जाते हैं। वजाहतों में भी रिव्यू होगा। वो तो अब तो उन्होंने डिटेल जजमेंट लिख दी, उन वजाहतों के ऊपर भी जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो भी इस जजमेंट का हिस्सा है। बहरहाल वो तो अच्छा अपना जो इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी कि कैसे अपलोड हुई, किस तरह से आई, वो सारी तहकीकाती रिपोर्ट काजी फैज साहब का वो जो नोट है उसके अंदर उसमें ही है। तो अपना जजेस ट्रांसफ़र केस, इसमें आज मुनीर मलिक साहब जो 5 जजों के वकील हैं, मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी जानिब से मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस का हवाला दिया गया जो साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लिखा था, जिसमें ये कहा गया था कि फेडरल कैबिनेट का मतलब सिर्फ अकेला प्राइम मिनिस्टर नहीं, या प्राइम मिनिस्टर का मतलब अकेला प्राइम मिनिस्टर नहीं है बल्कि फेडरल कैबिनेट है। तो उस पर आर्गूमेंट्स ये दिए गए आज आईनी बेंच के सामने कि ये जो एडवाइस थी प्राइम मिनिस्टर ने भेजी प्रेसिडेंट को, तो इस एडवाइस पे पहले कैबिनेट की मंजूरी नहीं ली गई, और इस पे जब मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस को साइड किया गया तो इस पे जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने ये कहा कि मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस में जो रूल्स ऑफ बिज़नेस का सेक्शन 16(2) था उसको स्ट्राइक डाउन किया गया था, तो वो तो कस्टम से मुतल्लिक कोई केस था। तो 16(2) जो रूल्स ऑफ बिज़नेस है उसमें जजेस ट्रांसफ़र का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, यानी वो जो जजमेंट जिसको साइड किया जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी चाहिए वो मुतलका नहीं है, इससे गैर मुतलका है। तो इस पे मुनीर मलिक साहब खामोश, मतलब कोई बहुत ज़्यादा उन्होंने इस पे मज़ीद बात नहीं की। फिर मुनीर मलिक साहब ने अपने ही उस फैसले का हवाला दिया जिसमें पटिशनर के वकील के तौर पे वो पेश हुए थे, काजी फैज ईसा रेफरेंस, और उसमें उन्होंने कहा जी कि रेफरेंस के केस में ये आर्ग्यू हुआ और उस पर यह फ़ैसला भी दिया गया कि जो जुडिशल अफेयर्स हैं उस पर प्रेसिडेंट को जो है वो बड़ा आज़ादाना तौर के ऊपर अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए। तो एग्जेक्टिव ने बहुत हेस्ट के अंदर, उजलत के अंदर और ये पावर यूज़ की, तो इसका जवाब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने फिर वही दिया। उन्होंने कहा कि ये जो इख्तियार है ये जुडिशल साइड के ऊपर यूज़ हुआ है, और उसमें 3 चीफ जस्टिस, 2 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स और 1 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उन्होंने इसको यूज़ किया है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि उन्होंने तो रीजनिंग में फेडरलिज़म की बात की है, और जो हाई कोर्ट का एक्ट का सेक्शन 3 है उसका भी हवाला दिया है, तो आप ये नहीं कह सकते। और फिर एक आर्गूमेंट मुनीर मलिक साहब ने ये ज़रूर दिया कि ये कहा गया जी कि जो तनासुब सूबों का जो है वो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है कि जी पंजाब से सिर्फ 1 जज है, तो क्योंकि वो तो पब्लिक इंटरेस्ट की बात समरी की नहीं, अब उन्होंने कहा कि मैं इस पर आऊँगा ज़रूर कि समरी के नोटिफिकेशन में जो है वो ये लिखा हुआ है जी कि पंजाब से सिर्फ 1 ही जज है। तो उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है। पंजाब के डोमिसाइल से 3 जजेस उस वक्त थे, आमिर फ़ारूक, जस्टिस बाबर सत्तार जस्टिस और जस्टिस पंजाब से सरदार एजाज इसाक। पंजाब से मुनीर मलिक साहब ने तो यही कोर्ट में कहा है। न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क यार तो उन्होंने ये कहा है जी नहीं वो ग्रीन कार्ड नहीं है, उनकी फैमिली के पास ग्रीन रेजिडेंशियल कार्ड है इनके पास, इनकी है। हाँ वो तो उन्होंने डिस्क्लोज किया हुआ है। पंजाब का है ना भाई, डोमिसाइल तो पंजाब का है, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास। यहाँ पे हमारे डुअल नेशनैलिटी हो सकती है ना, तो उसमें जज के ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है। जज पे पाबंदी नहीं है तो सियासतदान पे पाबंदी है। हाँ वो आइन कहता है। अच्छा, तो बात ये है कि यहाँ पे हमारे जजेस बैठ के तहरुल कादरी साहब को हल्ला पढ़वाते रहे हैं, तो एक हल्ला इनको भी पढ़वा ले। ये तो ट्रम्प के साथ वो है। नहीं वो देखे भाई, मैं रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका नहीं है ना, मैं रियासत है मुत्तहिदा अमेरिका का वफादार रहूंगा या हूँ। नहीं ये उन्होंने पता नहीं ओथ ऑफ एलिजियस लिया या नहीं लिया, आई डोंट नो, मुझे उसका नहीं हमें भी नहीं पता ना, लेकिन रेजिडेंशियल कार्ड तो साबित होता है, तो रेजिडेंशियल कार्ड भी तो ऐसे नहीं मिल सकता। वो भी नहीं पता कि है भी या नहीं, वो तो पता नहीं अब क्या सूरत हाल है, लिहाजा उस तरफ ना जाएं। आया था आज की जो मैं उस तरफ ना जाऊं, जो रिप्लाई आया, मैं उस तरफ ना जाऊं,
बाबर सत्तार खुद अमेरिकन जज हैं, यहाँ पे इतराज़ करते हैं नवाब शाह से जज क्यों लाया गया है, कि नवाब शाह कोई इसराइल में है, तिल अबीब में है, वो पाकिस्तान में है ना। नहीं, वो पाकिस्तान ये का जो फेडरेशन उनका रीजॉइंडर आया है वो कहते हैं कि चुन के सीनियरिटी लिस्ट के अंदर से एक ऐसे जज का इंतखाब किया गया जिससे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो। और वो जो रीजॉइंडर आया है उसमें उनका ये भी कहना है कि जनाब इन जज साहिबान को सज़ा दी गई है और उसकी वजह जो है वो 25 कौन सा मार्च वाला ख़त है जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था, जिसमें कि इंटेलिजेंस इदारों की मुदाखलत के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया था। तो उसके बाद से जो है ये तमाम एक्ट्स जो हैं वो किए गए हैं, उसकी वजह से पनिश करने की कोशिश की गई है। हालांकि वो तो बहुत मेरा पिछले साल का मामला है, बिल्कुल, और ये ट्रांसफ़र अब हो रही है। लेकिन वो कहते हैं कि जनाब जैसे ही ट्रांसफ़र हुई है उसके बाद ओथ लिया, जैसे ही उन्होंने अपना ये इस हाई कोर्ट के अंदर आए हैं तो उनको जो मुख्तलिफ कमेटीज़ थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ थी, उनसे हटा दिया गया, उनके केसेस ले लिए जाते हैं। तो ये सारी सीधी बात करें, हम इमरान खान की सूरतकारी नहीं कर सक पा रहे। नहीं, वो कहते हैं कि उनके खिलाफ ये एक प्रोपेगेंडा हुकूमती जो लेजिस्लेटर्स हैं या हुक्मरान जमात के रहनुमा हैं वो एक सर्टन नैरेटिव क्रिएट करते रहे मलाइन करने के लिए। नहीं, ये सदीकी साहब आप उस बेंच में थे या मैं था जिसने कहा था मुस्तकबिल में खान के लिए कोई केस इसके ऊपर बनेगा तो उसमें भी जमानतें मंजूर, ये तो उन्होंने खुद दी है ना। लेकिन साहब ने आज कोर्ट में भी कहा है कि ये डिजाइन के अच्छा, डिजाइन के अलावा हाई कोर्ट के ऊपर कब्जा किया, हाँ, यही रीजॉइंडर है, यही सब कुछ है ना भाई। इनका मेन कि आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करके हाई कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश है। आप इसको ये उनका एतराज है। इसको आप दूसरे एंगल से देखें कि जो जिस एंगल से मैं देख रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कब्जा वागुजार करने के लिए ये कुछ किया गया कि ये कब्जा किया हुआ बैठे हुए थे। अपने मुअज़्ज़ज़ जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब ने खुद न्यूयॉर्क में वो एक बार से खिताब में कहा था कि ये कौम के हीरो हैं, ये मैंने इनकी सजेशन दी थी, मैंने हेड हंटिंग करके लगाए थे और उस टाइम अपने जनरल फैज़ थे और फैज़ साहब की बदौलत जो है वो अतर मिनल्लाह साहब चीफ जस्टिस बने थे, हेड हंटिंग हुई। लेकिन बात ये है, मेरी बात सुने, सिंपल बात, फैज़ की वजह से कैसे बने? उन्होंने मुझे खुद कहा था आपको नहीं पता मैं चीफ जस्टिस कैसे बना, तो भाई शौकत अजीज सिद्दीकी साहब निकले, उनको निकाला गया, वो वरना वो तो चीफ जस्टिस बनते ना। फिर ये तो है, ये चीजें अब आप वो फैज वाला अच्छा आप उधर कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसी वजह से इन जजेस को फैज़याब जजेस भी कहा जाता है अवामी परसेप्शन पे। तो बात ये है कि अब ये कह रहे हैं कि जी ये जो है कब्जा, बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद आज भी देख लें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, चलो माजी की बात है, मामला लगता है कस्टम का, मामला लगता है पासपोर्ट का, फैसला आता है चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ। ये क्या चीज़ है? नहीं, वो इसमें है ना कि वो कहते हैं कि एक जो मैटर सब जुडिस है उसको कैसे आपने उठा लिया पावर्स को, ये चीज़ें वैसे रूल्स के जरिए तय हो सकती हैं। अच्छा, रूल्स के जरिए तय होंगी, इस वजह से यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा जज, चीफ जज ऐसा चाहिए जो इन सारी चीज़ों को तय करे, वरना अब मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं या ये असल तो तासुर तो यही बन गया था कि भाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट सिर्फ जो है वो अब इमरान खान से मुलाकातें करवाने या ना करवाने के मुताबिक करना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मतलब एक किस्म रिसेट हो रहा है, इसको आइन और कानून के मुताबिक रिसेट करना है। मैं इस पे कुछ चीज़ें मैं एहसास है मुझे जी। हाँ, अब ये जो तैयब जो बात कर रहे हैं ना कब्जे वाली, देखें ये कब्जे का मुकम्मल नहीं, वो कह रहे हैं कि ये कब्जा करने के लिए बात की, इसने क्या है कब्जा वागुजार करने के लिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि कब्जे का आर्गूमेंट अगर है भी नहीं तो ये मुझे बताएं लीगल प्लेन पे देखना है ना। मैं यही कह रहा हूँ, लीगल साइड के ऊपर अगर देखें तो ये एग्जेक्टिव का रोल बहुत ना होने के बराबर है। असल जो पावर है ये जुडिशल साइड के ऊपर यूज़ हुई है। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने पहले इस पावर को यूज़ किया, और वो जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कैसे बनी, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की ये राय थी कि जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को लगाया जाए। फिर इसी तरह से जुडिशल साइड पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट साहब हैं, उन्होंने इसको कहा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये मेलाफाइडी एट्रीब्यूट करना जो है ये, इसको जब ये लीगल साइड पे आएगा तो खासा मुश्किल नज़र आ रहा है ये हमें। तो मैं देखिए मेरी राय तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद जो है ये वफाक का मज़हर है,
सिंबल है, और जो चीफ जस्टिस ने कहा कि इसमें वफाकियत का अंसर होना चाहिए, यहाँ पे तो मतलब है ये नहीं है कि सिंध के कोटे से कोई जज है, तो वो तो मुनीब अख्तर साहब भी हैं, सिंध के कोटे से हैं सुप्रीम कोर्ट में। अनफॉर्चुनेटली वो तो हैं, सिंधी नहीं है, ना ही वो वहाँ की जमपल है, ठीक है ना। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ, ऐसे यहाँ पे ओरिजिनल वफाकियत को देखें तो यहाँ पे जो है वो सिंधी बोलने वाला जज होना चाहिए, बलोची बोलने वाला भी जज होना चाहिए, यहाँ पे जो है पश्तो बोलने वाले भी जज होने चाहिए, पंजाबी बोलने वाले भी जज होने चाहिए, ताकि ये देखिए यहाँ पे चारों सूबों के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, किसी का भी मामला आ सकता है, तो वफाकियत वाले मामले को हम पसपेश नहीं डाल सकते। यहाँ पे जो मनमानी चल रही थी, जिसको मर्जी है वो जज अपॉइंट कर दिया जाता था, ये असल में यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैलेंस आया है किसी हद तक। वफाकियत अभी पता चलता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो वफाक की हाई कोर्ट है, वरना तो नहीं था ऐसा। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं। तो अब इन जजेस की जानिब से जो कुछ भी कहा जाता रहे, फैसला करना है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, और उन्होंने देखने हैं कि आइनी और कानूनी तौर के ऊपर क्या चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन का कमांड है 200 इस्तेमाल हुआ, किस तरीके से हुआ। इवन कि इन जजेस की जो समरी होती है कौन तैयार करता है, वो भी तो एग्जेक्टिव से तैयार होती है, वजारत कानून एग्जेक्टिव में आ गई ना, वजारत कानून से तैयार होती है ना। वो कह दे फिर चीफ जस्टिस की जानिब से समरी तैयार हो, जब एग्जेक्टिव से होती है एग्जेक्टिव। चले, मेरा ख्याल है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब होंगी। तो जनाब 6 मई को मखसूस नशिस्तों का केस लग गया है, और फिर एक याद यानी कि फुल कोर्ट ही के वाले से जो हमारे दोस्त कर रहे थे, उसमें एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि जब मंसूर अली शाह साहब सऊदी अरब गए थे उम्रा के ऊपर, और जब वो उम्रा पे थे, उम्रा से वापस आए, वहाँ पे टिकटॉक भी बनी थी, तो उसके बाद एक फुल कोर्ट बनाने के लिए कहा था, उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उसी से जुड़ी हुई एक अंदर की कहानी है, वो इंशाल्लाह कल आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे चित हुए थे जनाब शाह साहब। शाह दस्तूर से EQS लाइव से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने